हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 12th के समकालीन विश्व बुक के अंतर्गत हम अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 हमारा है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसके पहले इसका परिचय जान लेते हैं क्या है। हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक में हुए बदलावों से नज़र हटाकर अपना ध्यान अपने यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़ें। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नज़र में महत्वपूर्ण हो उठा। स्पष्ट ही विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर गया। इस क्षेत्र में के देशों के बीच सीमा तथा नदी जल विवाद कायम था और अभी भी कायम है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जनजातीय संघर्ष, संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी हैं। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है। अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। एक ही साथ ही एक और बात है कि इस इलाके में बहुत से लोग इस तथ्य को निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के मौजूद संघर्षों की प्रकृति और संघर्षों के आपसी सहयोग के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इनमें कारण हैं और क्या इस संघर्ष का समाधान क्या है। दक्षिण एशिया के देशों को घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग के मिजाज तय होता है अथवा इसके मूल में क्या है। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा। तो पहले परिचय जानेंगे, फिर उसके बारे में घरेलू चर्चा की है। येनेगी डेलाक्रो ने सन 1830 में एक पेंटिंग बनाई थी। इसका शीर्ष था लिबर्टी लीडिंग द पीपल। पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी को जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया था। यहाँ दिया गया चित्र उस पेंटिंग का सुभाष राय कृत रूपांतरण है। हिमालय द साउथ एशियन ट्रस्ट, नेपाल से आभार लिया गया है। चलिए आगे जानते हैं क्या है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया क्या है, कुछ क्या विवाद का कारण है। दक्षिण एशिया के देशों में कुछ ऐसी विशेषताओं की पहचान करें जो क्षेत्र के देशों में तो समान रूप से लागू होती है, परंतु पश्चिम एशिया अथवा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में लागू नहीं होती। दक्षिण एशिया है क्या। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है हम बखूबी जानते हैं ही। हमने यह भी देखा कि मैच देखने के लिए पाकिस्तान और भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है और गर्मजोशी से मेज़बानी की जाती है। देखेंगे आपकी ये इतना वर्ल्ड कप नहीं महत्वपूर्ण होता है जितना इंडिया और पाकिस्तान का मैच। अक्सर आप देखते होंगे सड़कें सूनी हो जाती हैं भारत की जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। यही हाल दक्षिण एशिया मामलों में का भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा, पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। शुरुआत में हमें बुनियादी सवाल करें कि दक्षिण एशिया है क्या। अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया का पद का व्यवहार किया जाता है। कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, देखिए कौन है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया के रूप में व्यवहार में इनको लिया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीप क्षेत्र की भाषाई और सामाजिक सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। उसी क्षेत्र में ही चीन दक्षिण के ही क्षेत्र में है, लेकिन उसका इस जो संबोधित किया जाता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्र को, तो इसको शामिल नहीं किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का प्रमुख देश है, लेकिन यह
इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपयुक्त 7 देशों के लिए करेंगे। जो 7 देश आपको बताए गए थे कौन कौन से, कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, है ना, बाकियों का नहीं। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से पूरा भरा इलाका है। फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। मतलब इन क्षेत्रों में विविधताएं भी पाई जाती हैं, जातीय विविधता, प्रजाति विविधता और प्राकृतिक रूप से विविधता भी इस क्षेत्र में दिखाई पड़ेगी। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। मतलब कहीं पर राजतंत्र है, जैसे पहले अभी हाल ही में नेपाल में जो है राजतंत्र स्थापित किया गया, नहीं तो वहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र, नहीं तो वहाँ पे पहले राजतंत्र था। और सबकी जगह पे अलग अलग व्यवस्था है ना। भूटान में अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा ये। और सीमाओं के बावजूद भी भारत श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। इस किताब में आज़ादी के बाद के दिनों की भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की एक तरफ इंगित किया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। यही बात श्रीलंका पर लागू होती है कि श्रीलंका भी लोकतांत्रिक रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की नेताओं का शासन रहा है। मतलब कभी कभी सेना कब्जा कर लेती है सत्ता पे और कभी लोकतांत्रिक सरकारें। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद कई सालों तक 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई, लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हुआ और 2008 से फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन है। मतलब 1999 से लेकर 2008 तक यहाँ पर सैनिक शासन ही रहा। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात को खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ लेगा। लेकिन 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया और नेपाल में एक लोकतांत्रिक गणराज्य, जो अभी बताया गया कि पहले यहाँ पर राजतंत्र था, लेकिन अब जो है इसको हटा के 2008 में यहाँ पर गणतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में व्यवस्था स्थापित हो गई यहाँ नेपाल में। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। मतलब अब जो है पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की सरकार की का प्रभाव हो गया पूरी तरह से। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों में भी ऐसा ही बदलाव की बयार बह रही है। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मतलब संवैधानिक राजतंत्र बना, पहले ऐसे ही राजतंत्र था, लेकिन अब राजा भी संविधान के अंतर्गत ही कार्य करेगा, संविधान से इतर कार्य नहीं करेगा। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। दूसरा द्वीपीय देश मालदीव की क्या कहानी है देखिए। मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 68 में यह गणतंत्र बना और जहां शासन की अध्याचात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 में जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एकमत में मतदान किया। कब? 2005 में। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का देश की राजनीतिक मामलों में दबदबा है। MDP ने 2018 में चुनाव में जीत हासिल की। आगे की कहानी देखिए। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। मतलब वहाँ की जनता भी क्या चाहती है कि हम लोकतंत्र में ही जिए, लोकतंत्र की सरकार में ही जिए। इसके 5वें बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में यह बात जाहिर हुई कि 5 देशों में लोकतंत्र की व्यापक जन समर्थन हासिल है। मतलब 5 देशों में देखा गया और कहा गया कि भैया यहाँ के लोग जो है लोकतंत्र ही चाहते हैं और किसी तरह की सरकार नहीं चाहते, लोकतंत्रात्मक सरकार चाहते, गणतंत्रात्मक सरकार चाहते। इन देशों में हर वर्ग, धर्म और आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली
की अपेक्षाकृत लोकतंत्र को ज़्यादा वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश में लोकतंत्र ही सबसे ठीक है, लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन है। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले से माना जाता है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल रहा है। ये माना गया कि पहले ये धारणा थी, लेकिन इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। आइए हम देखते हैं कि भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के 4 अन्य बड़े देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा है, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक सर्वे दिया गया है, यहाँ पर एक है ना, जो SDG है, इसके बारे में दिया गया है कि विश्व में कैसा है, विकासशील देशों में, एशिया में, बांग्लादेश में, सबकी क्या क्या तुलना है SDG के हिसाब से, है ना। देखिए यहाँ पे यहाँ पर देखिए सबसे बेहतर ये देखा गया बेहतर लोकतंत्र कहाँ कहाँ पे, एशिया के दक्षिण एशिया के क्षेत्र में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर माना गया भारत और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, ये 5 देशों में बेहतर लोकतंत्र। कभी कभी तानाशाही व्यवस्था रही है जो इधर का क्षेत्र है। फिर आते हैं हम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने देशों के लिए लोकतंत्र की उपयोगिता पर बहुत कम लोग संदेह में रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं यहाँ के लोग लोकतंत्र को। ये सर्वे दिया गया है इसके बारे में कि 88% लोग, दक्षिण एशिया में 88% लोग जो है ऐसा मानते हैं, बांग्लादेश में 93 लोग प्रतिशत बेहतर मानते हैं। ये इसकी उपयुक्तता है और बहुत उपयुक्त, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ दिया गया है 1947 से दक्षिण एशिया का घटनाक्रम क्या है ना, ये भी दिया गया है। दक्षिण एशिया का घटनाक्रम देखते हैं। दक्षिण एशिया का घटनाक्रम 1947 से 1947 में ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होता है। 1948 में श्रीलंका, जिसे सिलोन नाम से जाना जाता था, उस समय आज़ादी मिली और कश्मीर से लेकर भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है। 1954-55 में पाकिस्तान शीतकालीन सैन्य गुट सियोट और सेंटो में शामिल हुआ। सितंबर 1960 में भारत पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1962 में भारत चीन के बीच सीमा विवाद होता है। अब 1965 में भारत पाक युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन। 66 में क्या हुआ, 66 का घटनाक्रम में यह होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता होता है, ताशकंद का समझौता, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान में ज़्यादा सत्ता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव रखा। और 1971 में बांग्लादेश के नेताओं ने आज़ादी की घोषणा करी और आज़ादी के मार्च में। और 71 में क्या होता है, भारत सोवियत संघ के 20 सालों के लिए मैत्री पर जो है हस्ताक्षर हो जाते हैं। फिर दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध होता है। कब, दिसंबर में भारत पाक युद्ध हो रहा है और बांग्लादेश नया देश बन रहा है। पहले पूर्वी पाकिस्तान था। अब जुलाई 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। 72 में शिमला समझौता। मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। 76 में पाकिस्तान बांग्लादेश में कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। दिसंबर 1985 में दक्षेश में पहला सम्मेलन कहाँ होता है, ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी। दक्षिण एशिया के देशों में दक्षेश की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। अब 87 का घटनाक्रम क्या है, 87 में भारत श्रीलंका समझौता, भारतीय शांति सेना श्रीलंका में अभियान चलाती है। 88 में क्या होता है, मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत वहाँ सेनाएं भेजी और भारत पाकिस्तान के बीच दूसरे परमाणु ठिकानों पर और सुविधाओं पर हमला न करने के लिए समझौता होता है। फिर 88 और 91 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली होती है। फिर 93 में दक्षेश के 7वें सम्मेलन ढाका में आपसी व्यापार में दक्षेश में देशों में वरीयता देने के लिए संधि FAPTA पर हस्ताक्षर होता है। दिसंबर 1996 में गंगा नदी की हिस्सेदारी के लेके कौन सा समझौता हो रहा है, फरक्का संधि पर हस्ताक्षर होते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में। फिर 98 में भारत पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। 98 दिसंबर 98 में क्या होता है,
दिसंबर 98 में भारत श्रीलंका में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर। 99 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर जैसे यात्रा करने गए, कहाँ पे बस यात्रा करते हैं लाहौर, और शांति की घोषणा पत्र हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन जून 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध होता है। जुलाई 2001 में वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक असफल होती है। फरवरी 2004 में 12वें दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। और 2007 में अफगानिस्तान दक्षिण का सदस्य बनता है। और नवंबर 2014 में 18वां दक्षिण सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ। अब आगे की कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, ये क्या है? पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद में देश में शासन की बागडोर जनरल अयूब खान, यहाँ जनरल सेना अध्यक्ष के हाथों में ले लिया और जल्द ही अपना निर्वाचन करा लिया। इसके बाद शासन के खिलाफ जनता को गुस्सा भड़का और ऐसे में उनको क्या करना, अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। इसके बाद फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ होता है और यह जनरल याहिया खान को शासन की बागडोर संभालनी पड़ती। याहिया खान सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट के सामना करना पड़ता है। और 71 में क्या होता है, भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होता है और युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूट के एक नया देश बनता है जो कि बांग्लादेश कहलाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो कि 1971 से 77 तक कायम रही। 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस पर सरकार को गिरा दिया और फिर 1982 में जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ता है और 88 में एक बार फिर से बेनजीर भुट्टो आ जाते हैं और बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनती है। फिर पाकिस्तान ने इस इलाके में इसके बाद राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रहती। नवनिर्वाचित लोकतंत्र यह अवस्था 99 तक कायम रहती। कहाँ से? 99 तक। फिर 2099 में एक बार फिर से सेना दखल देती है और जनरल परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं यहाँ पे और प्रधानमंत्री बनते हैं नवाज शरीफ। इनको हटा दिया जाता है। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया और पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए और 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता ही शासन कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी सेना का ही कुल मिला के यूँ कहा जाए तो सेना का दबाव बना रहता है हमेशा सत्ताधारियों पर, है ना। अब आते पाकिस्तान में लोकतंत्र में स्थायी ना बन पाने के कारण यहाँ पर सेना क्या करती है, ना बन पाने के कारण यहाँ कई कारण हैं। यहाँ सेना और धर्मगुरु भूस्वामी अभियानों को सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को भी गिराकर सैनिक शासन कायम हो जाता है। पाकिस्तान की भारत के साथ तानातानी रहती है। इस वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन और लोकतंत्र की धमाचौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। मतलब ये कहा जाता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं और इससे जो है पाकिस्तान खतरे में भी पड़ सकता है। जो कि सेना के समर्थक हैं वो ऐसा बोलते हैं। इस तरह से ये ताकतें सैनिक शासन को जायज़ ठहराती, कहती कि ये तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह की जो मेंटलिटी के लोग हैं, ये कह रहे हैं सैनिक शासन ही यहाँ सही है। लोकतंत्र खैर पाकिस्तान में पूरी तरह से सफल नहीं हो, यूँ कहा जाए तो सफल नहीं है ना, पूरी तरह सफल नहीं हो सका। लेकिन इस देश में लोकतंत्र का यह जज्बा मजबूती से कायम रहा है। मतलब लोग लोकतंत्र में जीना तो चाहते हैं लेकिन सैनिक शासन को वो भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में अगर स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और जहां मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके कई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। इस वजह से भी सेना अपना प्रभुत्व कायम रखने के बढ़ावा मिलता है।
अब देखिए, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। मतलब उनका भी जो पश्चिमी देश थे उनका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ था। अगर सैनिक शासन वहाँ पे लागू होता है तो इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार कहीं इन आतंकवादियों के समूह के हाथ न लग जाएं। इन बातों को मद्देनज़र पाकिस्तान को ये देश पश्चिम और दक्षिण एशिया के पश्चिम हितों को रखवाला मानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या समस्या, देखिए यहाँ पे क्या है कि आतंकवादी समूहों को ये हथियार हाथ में लग जाए जो पाकिस्तान में है, और ये ऐसा अगर जो हाथ लग जाते हैं आतंकवादी समूह को तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा मान के चलिए कि बहुत ही जो आतंकवादी भाई समूह है कुछ भी कर सकता है। कहीं भी बम जब मिल जाएगा तो बम कहीं भी चला देगा। इन बातों को मद्देनज़र पाकिस्तान को ये देश पश्चिम और दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों को रखवाला मानते हैं कि पश्चिम को हितों का फ़ायदा पहुंच रहा है पाकिस्तान को, है ना। बांग्लादेश में लोकतंत्र, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे एक कार्टून द्वारा दिखाया गया है सेना के जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पाकिस्तान के शासक परवेज़ मुशर्रफ की दोहरी भूमिका की है। यहाँ कार्टून संकेत है, कार्टून में दिखाए गए सैनिकों को ध्यान से पढ़ें और समझें कि क्या लिखा है ना। ठीक, ओके।